उसमें कोई ढंग नहीं था और वे डाउटफुल नगाह से हमको देख रहे थे। और हमको तो याद आया कि अब अपना 15 किलोमीटर चलना हो गया है और इस करीब के गांव में हमको रुकना पड़ेगा और ये अपने को डाउटफुल नज़र से देख रहे हैं। मैंने हिम्मत करी और उस टेंट के अंदर गई। मैंने कहा आप हमारी तरफ देख रहे हैं, आपको कुछ लगता होगा तो याद रखो हम जैन साध्वियाँ हैं और हमारे पास कोई सामान नहीं है। आप हमारे हाथ में जो पात्रे हैं ये खोल के देख सकते हो, हमारे कपड़े हैं ये हमारे पीठ पे बंधे हुए हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। हम जैन साध्वियाँ हैं, हम अपने पास पैसा नहीं रखती, हम पुरुष को नहीं छूती और हमारे ये नियम है। और हम पैदल चलती हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं और निकले हैं इंदौर से निकल कर दिल्ली की तरफ हम जा रहे हैं। एकदम से सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग गए और ये हमारा ओघा उनको खंडे पे देखा तो उनको लगा इसके अंदर कुछ छुपाया हुआ होगा और ये कोई बंदूक जैसी चीज़ है ऐसा उनको लगा। तो बोली ये क्या है? मैंने कहा ये लकड़ा है, लकड़ी की डंडी है और ये कहीं भी बैठते हैं हम तो ऐसे ज़मीन साफ करके बैठते हैं, हमारा अहिंसा का झंडा है, अहिंसा का ध्वज है। इस तरह से उनको कहा तो एक दूसरे की तरफ देखने लग गए और कहने लगा बहन जी हमको माफ़ करो, हमने तो आपको गलत समझ लिया था और हमने सोचा था कि इनका पीछा करेंगे और कहीं न कहीं इनको बराबर अपन पकड़ लेंगे, ऐसा हमने सोचा था। अब बताइए आपकी सेवा हम क्या करें? और उस गांव में कोई नहीं था, हमारे पहचान वाला कोई नहीं, जैन कोई नहीं। ऐसे में हमने कहा भैया हम चल के आए हैं, थके हुए हैं, खाली हमको गर्म पानी एक बाल्टी चाहिएगा पैर आदि धोने के लिए, अपने काम के लिए, तो एक गर्म पानी हम ला के देंगे बहन जी। वो मिलिट्री के लोगों ने कहा हम पानी ला के देंगे। हमने कहा रात भर हम इस गांव में सोने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। हम ध्यान रखेंगे, आप किसी बात की फिक्र मत करो, आराम से सो जाओ। इस तरह से कहने की बात, भाई में इतनी ताकत होती है भैया शब्द का कि सारी बातें गायब हो जाती है। आज तक हमारे इस ड्रेस को बेदाग रखने वाला वही शब्द है, कौन सा? भैया। और इस भैया ने क्या नहीं किया, बड़े बड़े डाकुओं को भी झुकाया हुआ है। एक सच्चा बना हुआ प्रसंग है, वो प्रसंग पाटन के पास एक सरियाद नाम का गांव था और पाटन के राजकारण में सरियाद वालों का कोई विरोध था। तो विरोध के कारण से वहाँ के जो ताकत वाले लोग थे वे विरोधी पक्ष में खड़े हो गए थे। उसमें एक डाकू था, डाकू बन गया वो, उसका नाम था मीर खा। मीर खां नाम का, ऐसी बड़ी बड़ी मोछे, इतनी हाइट बॉडी इतनी बड़ी थी उसकी। और उसने देखा कि तुम जनता के साथ अन्याय करते हो, गलत बर्ताव करते हो, हम इसका प्रतिकार करेंगे। और वो विरोध उनके अंदर पैदा हो गया था और वे क्या करते, वो खड़ी फसल जला देते और किसने जलाई पता तक नहीं लगता, फसल जला देते थे। और लोग बाद में कहते थे कि वो सरियाद का मीर खां है और वो मीर खां किसी के हाथ में आता नहीं और कब नुकसान करके जाता है इसका पता लगता नहीं। इतनी उसकी दहशत पैदा हो गई थी कि चलते चलते वो सारे गांव को लूट लेता और सारा गांव स्मशान जैसा बना देता। पर एक उसकी खासियत थी, स्त्री को कभी उसने हाथ नहीं लगाया। स्त्री को छूकर स्त्री के शरीर के गहने कभी नहीं लूटे। बाकी तिजोरियाँ लूट लेना, लोगों की दौलत खराब कर देना, डिस्टर्बेंस कर देना। आज का दहशतवाद तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, पर ये पुराने ज़माने की बात है। तो इस तरह से उसकी दहशत ऐसी फैल गई थी, मीर खां कहते ही रोते बच्चे भी चुप हो जाते थे कि अरे बाप रे, मीर खां आया, इतना डर लगता था। एक बार उसने किसी आदमी की मुंडी अपने हाथ में पकड़ी कि उसको मारे बिना, उसका प्राण लिए बिना वो छोड़ता नहीं था, इतनी उसके अंदर ताकत थी। और एक बार ऐसे खूंखार डाकू का संदेश एक छोटे से बावड़ू नाम के गांव में आया। गुजरात का गांव है वो बावड़ू। तो बावड़ू नाम के गांव में संदेश आया कि कल तुम्हारे यहाँ डाका डालने के लिए हम आने वाले हैं। बाप रे बाप, समाचार आए। जो हिम्मत बहादुर होता है तो वो ओपनली और खुलेआम अपनी दहशत लोगों को खबर के रूप में पहुंचा देता है। तो सारे गांव में सन्नाटा छा गया कि कल मीर खां अपने यहाँ आने वाला है। लोगों ने अपनी औरतों को सुरक्षित जगह पे भेज दिया, सारे गहने हैं वो सुरक्षित जगह पे भेजना चालू कर दिया। सारे चारों तरफ सफाई होने लग गई। वहाँ के पुलिस भी है, वो कहने लगे भैया हमारे बस की बात नहीं है, मीर खां से
मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है, आप हमारे भरोसे मत रहना, हम भी उसके नाम से बहुत डरते हैं, कल हमारी मुंडी पकड़ेगा और हमारी जान ले लेगा वो। तो इस तरह से पुलिसों ने भी जवाब दे दी और सारे गांव के लोग अलर्ट हो गए, सारा जो जोखिम था चारों तरफ भेज दिया, औरतों को भी भेज दिया। भले वो औरतों को हाथ नहीं लगाता था, पर डाकू का क्या भरोसा, कल कह नहीं सकते कुछ हो जाए। इतने में एक घर के दरवाजे, सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे दरवाजों को कुलूप लगा, ताले लगा दिए गए। एक दरवाजा खुला था। इच्छा बहन उस घर में रहने वाली औरत थी और उसने गांव के बड़ों को कह दिया, चाहे तुम सब निकल जाओ, मुझे कहीं जाना नहीं है, मेरा गांव में छोड़ूंगी नहीं, मेरे ही गांव में मैं रहूंगी। और सभी ने कहा कि मूर्ख, तेरी मति कहाँ मारी गई है, अकेली तू रहेगी और कल कुछ नया जुना हो गया, नया पुराना हो गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं होता, मुझे मेरे घर में रहना है और मेरे घर में रहकर ही मेरी सुरक्षा करनी है। इस तरह से उसने तो कह दिया। सबने कहा तू जान, तेरे कर्म जान, हम तो तेरी जिम्मेवारी लेते नहीं। और सवेरा सवेरा हुआ और घोड़े के ऊपर डाकू मीरखा अपने लवाजम के साथ, अपने साथियों के साथ उस गांव में प्रविष्ट हुआ। ऐसी घोड़े की टापें बजने लग गई, सारे लोग अब धूजने लग गए, पता नहीं किसकी कयामत आई, पता नहीं आज क्या होगा। और योगायोग की बात कि इच्छा बहन का घर जो गांव की वेशी थी, गांव का गेट था, उसके नज़दीक में ही उसका घर आता था, पहली दूसरी लाइन में उसका घर था। और घर का दरवाज़ा खुला, सजी सवरी 16 श्रृंगार सजी हुई, नए रेशमी कपड़े पहनी हुई दरवाजे पे खड़ी थी, मानो वो चैलेंज दे रही थी कि ए आदमी, तेरी क्या ताकत है, ऐसे। और वो चैलेंज जैसे उस मीरखा को महसूस हुआ, उसने कहा, ए नारी, यहाँ अकेली क्यों खड़ी है, तुझे पता नहीं कि डाकू मीरखा तेरे गांव में आने वाला है। उसने कहा, भैया पता तो है आप आने वाले हो, किंतु आज राखी का दिन है और मेरे मन में भावना जगी है कि मेरे भैया की आरती मैं उतारूंगी, उसको राखी मैं बांधूंगी और आज अपने हाथ से मीठा खाना खिलाऊंगी। भैया आज याद नहीं तुम्हें, आज राखी का दिन है। सवेरे से मैं बहुत जल्दी उठी हूँ, पूरा घर लीप पोत करके तैयार किया है, चूने की बॉर्डर दे करके मेरे घर को सजाया है, रंगोली लगाई है और घर में मीठा खाना बनाया है। मेरे हाथ से मीठा खाना खाने के लिए आज मेरा भैया मेरा गाँव में आने वाला है, ऐसा मुझे पता चला। मैंने अब तक मुंह में एक दाना भी नहीं डाला है, जब तक भैया की आरती नहीं उतार लूं तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ऐसा मैंने संकल्प किया है। एकदम भैया शब्द सुनते ही उसको अपनी बहन याद आ गई। अरे आज राखी का दिन, मैं तो भूल गया। इस शैतानी भावनाओं के बीच में राखी वाखी कुछ भी याद नहीं रही मुझे। तपाक से घोड़े के ऊपर से नीचे उतरा, नीचे उतर के अंदर गया और अकेली बहन थी। उसने कहा, मुझे भाई नहीं है, आज मेरा भैया मेरे घर आया है, राखी बांधने की बहुत ज़्यादा मेरे मन में आ रही है। उसने कहा, बहना बांध, राखी बांध, ये हाथ मेरा ले। और हाथ ले करके उसने राखी बांधी है, राखी के गीत उसने गाए। और भाई तो जो अग्नि की ज्वालामुखी बन के आया था, जैसे उसके ऊपर हजारों मन बर्फ पड़ गया, एकदम ठंडा टीप हो गया, एकदम शांत और मधुर भावनाओं से भर गया। और उसकी जेब में मोहरों की थैली थी, सोना मोहरों की थैली थी। वो भावना के आवेश में उसने क्या करी, वो थैली उसके थाली में रख दी और कहा कि भैया इस थैली से क्या होगा, मुझे तो मेरे हाथ से तुम्हें मीठा भोजन देना है। भैया बहना जो तू पुरसेगी वो मैं खाऊंगी, मैंने भी कुछ खाया हुआ नहीं है, कल से मेरे दिमाग में शैतानी जागृत हो गई थी, खाना पीना भी मैं भूल गया था, अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे कितनी भूख लगी है, मुझे मेरी भूख भी याद नहीं थी। उसने अच्छी तरह से खीर पूरी आदि सब कुछ परोसा। गुजरात में दूध पाक पूरी का बड़ा महत्व होता है, तो दूध पाक पूरी उसने बनाई थी अच्छी तरह से। भाई ने खाना खाया, भाई ने अपने हाथ से बहन को खाने के लिए कहा, बहन ने अपने हाथ से भाई के मुंह में कोर दिया, दोनों पेट भर खाना खाए और एकदम शांत होकर के उठा। और उसने कहा, साथियों आए ऐसे वापस चलो, ये गांव मेरे बहन का गांव है, ये गांव मेरे बहन का गांव है, इस गांव में हम कभी भी अब डाका नहीं डालेंगे। तब इच्छा बहन ने कहा, भैया दूसरे गांव में भी तुम्हारी बहनें रहती है, दूसरे गांव में डाका डालोगे, डाका डालना कोई अच्छा काम है।
उसने कहा, आज मेरी बहना ने मुझे रोका है, आज से मीर खां का डाका डालने का धंधा बंद। मीर खां में कमाई करने की बहुत